अशनीर ग्रोवर का भारत पे से रिजाइन। अपनी ही कंपनी में धोखाधड़ी के आरोप में अशनीर को कंपनी से निकाला जाता है। क्या शार्क टैंक के अशनीर ग्रोवर वाकई में फ्रॉड हैं? सच क्या है? क्या 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 हेलो दोस्तों शार्क टैंक के अशनीर ग्रोवर को कौन नहीं जानता, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो उन्हें नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ये भारत पे कंपनी के फाउंडर हैं। जी हाँ, बाहर दुकानों में जो आप भारत पे का क्यूआर कोड देखते हैं वो कंपनी इन्हीं के द्वारा खड़ी की गई है। मगर लोगों के बीच पॉपुलर ये तब हुए जब उन्हें शार्क टैंक नाम की एक सीरीज में एज अ शार्क लिया गया। शार्क टैंक एक ऐसा शो जो एंटरप्रेन्योर्स के फंडिंग के लिए बनाया गया था। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास एक प्रोडक्ट या सोल्यूशन का आइडिया होता है जिससे वो दुनिया के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सीधी भाषा में एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस खुद खड़ा करता है। शार्क टैंक के इस शो में हमारे देश के ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को चलाने के लिए फंडिंग की तलाश में आए और इस प्रोसेस में शार्क्स उनसे उनके कंपनी के बारे में ढेर सारे सवाल पूछते और अपना डिसीजन देते कि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। इस शो में अपनी रोक ठोक तेज तरार सीधी कड़वी बातों के लिए अशनीर ने शार्क टैंक के पहले ही सीजन में ऑडियंस के दिल में एक अहम जगह बना लिया। उनके डायलॉग्स जैसे ये सब दोगलापन है, समटाइम्स यू आर द नाइसेस्ट टू पीपल बाय नॉट बीइंग नाइस टू देम वगैरह वगैरह यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। उनके सॉलिड जजमेंट के एटीट्यूड से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। लेकिन जो लोग अशनीर ग्रोवर को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये वही अशनीर है जिन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी भारत पे से निकाल दिया गया था। और ये सब शार्क टैंक के पहले सीजन के रिलीज होने के कुछ वक्त बाद ही हुआ। मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की खबर फैलाए गए, मगर इनमें कितनी सच्चाई थी? आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? इन सब सवालों के जवाब में अशनीर ने एक पूरी की पूरी किताब लिख डाली। इस किताब में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के उतार चढ़ाव, उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका लव लाइफ, उनकी नौकरी की हसल और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में उनका कदम, भारत पे का आरंभ और भारत पे में अशनीर का अंत, इस सब के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अशनीर की ही जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनकी इसी लिखी गई किताब दोगलापन से। इस किताब से हम अशनीर के भारत पे के सफर के बारे में जानेंगे और उस सफर से अशनीर ने क्या सीखा और दुनिया को क्या सिखाया वो भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बुक इनसाइट्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए और इसी के साथ चलिए चलते हैं अशनीर ग्रोवर की दुनिया में और जानते हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। अशनीर का बैकग्राउंड। अशनीर ग्रोवर दिल्ली के मालवीय नगर के रहने वाले थे। आईआईटी दिल्ली से अपना एजुकेशन खत्म करने के बाद उन्होंने कैट के प्रिपरेशन के लिए करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहीं उन्हें माधुरी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। फिर 24 साल की उम्र में उन्होंने माधुरी से शादी कर ली। आईआईटी दिल्ली और आईएम अहमदाबाद से एजुकेशन खत्म करने के बाद जुलाई 2006 में उन्होंने मुंबई में कोटक में काम शुरू किया। वहां उन्होंने कुछ 7 साल तक एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया और फिर 2013 में गुड़गांव में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया और वहां भी कुछ 2 साल तक काम किया। उसके बाद 2015 में अपने एक आईआईटी दिल्ली के बैचमेट अलबिंदर से मिलकर उन्होंने ग्रोफर्स नाम की कंपनी से अपनी एंटरप्रेन्योरियल सफर की शुरुआत की। उन्होंने वहां एज ए सीएफओ ज्वाइन किया। ग्रोफर्स को एक B2B मर्चेंट डिलीवरी ब्रांड से कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड बनाया। उनके ज्वाइन करने के एक ही साल में उनकी बिजनेस दिन के 30 ऑर्डर से ले जाकर दिन के 3000 ऑर्डर्स तक पहुंच गई। इस कंपनी में उन्होंने कुछ 2 साल तक काम किया, मगर साल 2017 में अशनीर को लगने लगा कि अब ये कंपनी सस्टेनेबल नहीं है, उसकी ग्रोथ अब स्टैग्नेंट हो चुकी है। इसीलिए 2017 में उन्होंने ग्रोफर्स से विदा लिया। उसके बाद वो नौकरी की तलाश में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में घुसे, मगर वहां का एनवायरनमेंट उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। अशनीर को भी अब एंटरप्रेन्योरशिप की आदत हो चुकी थी, अब वो रुकने वाले नहीं थे। भारत पे की शुरुआत। जून 2018 हमारे अशनीर भाई भावनगर के भाविक और शाश्वत से आईआईटी दिल्ली के कैंपस में मिले। शाश्वत आईआईटी दिल्ली में 3rd ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, जबकि भाविक आईआईटी पास आउट हो चुका था। भाविक और शाश्वत ने पहले ही सारे यूपीआई पेमेंट एप्स को एक ही क्यूआर कोड के नीचे चलाने का तरीका सोच लिया था, जिससे सारे मर्चेंट्स साथ आ जाते। अशनीर को वो कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया और उन्हें यह भी पता लग गया कि उसमें एक गलती है। गलती यह है कि वो लोग सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी स्केल हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी पहुंच सके। भाविक और शाश्वत ने यूपीआई को सेल करने के बदले 2% पर ट्रांजैक्शन की फी रखी थी, मगर अशनीर का आइडिया था कि इस सर्विस को फ्री कर दे ताकि जल्दी से जल्दी लोग इसे एक्सेप्ट कर सकें और वो किसी और को कंपटीशन में उतरने का मौका ही ना दे। और लोगों के ट्रांजैक्शन से जो डेटा कलेक्ट होगा फिर उसे यूज करके वो लोन ऑफर करेंगे और मर्चेंट्स के लिए डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। दोनों को अशनीर का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्हें लगा कि अशनीर के एक्सपीरियंस और विजन की उन्हें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने अशनीर को भी साथ जुड़ने का ऑफर किया। बदले में अशनीर ने उस कंपनी में 34% के पार्टनर बनकर उस कंपनी की स्केलिंग और फंड रेजिंग का जिम्मा उठाया। फिर आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। जब अशनीर भारत पे में आए तब तक भारत पे में कोई भी फंड रेजिंग नहीं हुई थी, मगर अशनीर के आने के बाद ही चीजें तेजी से बदलना शुरू हुई। आते ही उन्होंने 2018 में ही अपने एंजल इन्वेस्टर्स से 1.9 करोड़ की फंड रेजिंग की, 18 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पर। नवंबर 2018 में उन्होंने $2 मिलियन उठाए, $5 मिलियन की प्री मनी और $7 मिलियन की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर। और दिसंबर 2018 में उन्होंने और $10 मिलियन
डॉलर उठाए, $30 मिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन पर। फिर अगले साल 2019 में उन्होंने 3 फंडिंग राउंड्स किए और कंपनी की वैल्यूएशन 425 मिलियन तक चली गई। और इसी के साथ भारत पे इतिहास की सबसे पहली ऐसी स्टार्टअप कंपनी बनी जो 15 महीने में ही शून्य से 425 मिलियन डॉलर वैल्यूएशन पर पहुंच गई थी। और ये सब तो फंडिंग की बात थी दोस्तों। इसके साथ साथ इन सालों में अशनीर ने ढेर सारे यूनिक प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उतारे, जिनमें से एक है बहुत ही पॉपुलर 12% क्लब ऐप। इस ऐप के जरिए कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स अपने किए गए इन्वेस्टमेंट पे साल का 12% इंटरेस्ट उठा सकते थे, यानी महीने का 1%। और यही नहीं दोस्तों, लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने की जगह पैसा बोरो भी कर सकते थे, उसी सेम सालाना 12% इंटरेस्ट के रेट पर। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके भारत पे को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ। और दोस्तों ये सब तो थी अशनीर की मेहनत, मगर इस सब के साथ साथ इस कंपनी में अशनीर की बेटर हाफ उनकी पत्नी माधुरी का भी बहुत ही अहम रोल था। भारत पे की शुरुआती वक्त में वो एज अ डायरेक्टर गई और कॉस्ट्स को डाउन रखने के साथ साथ एचआर का भी काम संभाला। मगर बाद में जब फंडिंग ठीक हो गई तो माधुरी ने डायरेक्टर के पोजीशन से रिजाइन कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, बाद में भी माधुरी ने भारत पे में वक्त बे वक्त नुकसान से बचत की। लेकिन दोस्तों माधुरी के इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी उन्हें बोर्ड की सीट नहीं मिली। एक्चुअली फाउंडर होने के नाते ये अशनीर का हक था कि वो बोर्ड की सीट का मेंबर चुन सकते थे, मगर उन्होंने माधुरी को ना चुनने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि कहीं लोग ये ना सोचे कि क्योंकि अशनीर फाउंडर हैं तो बोर्ड का पूरा कंट्रोल खुद ही लेना चाहते हैं। इसीलिए माधुरी की रजामंदी से उन्होंने माधुरी को बोर्ड सीट से दूर ही रखा। लेकिन ये फैसला आगे जाकर उन पर बहुत भारी पड़ा। भारत पे में धोखेबाजी। जैन 2022 अशनीर एक वीकेंड ट्रिप पर पानीपत गए थे, लेकिन उसके बाद जब वो वापस ऑफिस ज्वाइन करने आए तो उनसे उनके एक इन्वेस्टर मिकी मल्का ने उनसे कहा कि ऐसा करने से पहले आपको बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके नाम पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आप कंपनी के फंड्स को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस बात का चर्चा करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाया गया। उस बोर्ड मीटिंग में सबने मिलकर ये डिसाइड किया कि अशनीर को टेम्पररी लीव पर चले जाना चाहिए। उनके वो दोस्त जिनके साथ उन्होंने काम किया, जिन्हें अपने परिवार का हिस्सा समझा, उनके वो इन्वेस्टर्स जिनके भरोसे को कायम रखने के लिए उन्होंने अपनी ही पत्नी को बोर्ड सीट नहीं दी, आज वो सबके सब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। घर आने के बाद अशनीर ने माधुरी से कहा कि चाहे जो हो जाए कम से कम वो ऑफिस जाती रहे। मगर जब माधुरी उस दिन ऑफिस गई तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में अब सब कुछ बदल चुका है, लोग अब उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते और सबसे एक अजीब सी नेगेटिव वाइब आने लगी है। उसके बाद सोहेल, भारत पे का एक एम्प्लॉय जिसको एक वक्त में अशनीर ने ही कंपनी में हायर किया था और बोर्ड सीट भी दिलाई थी, उसी ने अब फोन करके माधुरी को भी रिजाइन करने को कह दिया। और उसके साथ ही उसने ये भी कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक अशनीर को भी टेम्पररी लीव पर रहना होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के लोग भी उनसे मिले हुए थे, सब कुछ पहले से ही प्लान था। जिनके साथ मिलकर अशनीर ने वो कंपनी खड़ी की थी, आज वही उन्हें वहां से निकालने की कोशिश में लग गए थे। अशनीर ने अपनी तरफ से बहुत हाथ पैर चलाने की कोशिश की। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, मगर सब कुछ तय हो चुका था। उन्होंने बहुत से सवाल पूछे मगर उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिरकार 25 जनवरी को एक बोर्ड मीटिंग में अशनीर को परमानेंट लीव पर डाल दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद मीडिया में भी उनके नाम पे फेक न्यूज फैलाए गए। लाइव मिनट के एक रिपोर्ट ने साफ साफ कहा, भारत पे में धोखाधड़ी के आरोप के तहत अशनीर ग्रोवर को बर्खास्त किया जाता है। मीडिया में तो अशनीर के नाम पे कीचड़ उछाला ही जा रहा था। बोर्ड भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं थी। अशनीर और माधुरी ने बहुत कोशिशें की मगर बोर्ड हर बात के लिए तैयार थी। आखिरकार इस सब षड्यंत्र से तंग आकर अशनीर ने खुद ही रिजाइन करने का फैसला किया। मगर अपने रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने साफ साफ लिखा कि भारत पे आज जो भी है मेरी वजह से है और कोई चाहे या ना चाहे मैं ही इस कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर हूँ और बना रहूंगा। मगर इसके बाद भी चीजें खत्म नहीं हुई। मीडिया में उनके नाम पे फेक न्यूज फैलाने का सिलसिला चलता रहा। अब अशनीर से सहा नहीं किया। फिर उन्होंने जाकर अलग अलग टीवी चैनल्स में इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज में लोगों के सारे सवालों के जवाब दिए। वो सवाल जो उन फेक न्यूज को पढ़ने के बाद लोग उन्हें फ्रॉड समझकर पूछ रहे थे। इतना ही नहीं, उन इंटरव्यूज में उन्होंने भारत पे के लोगों को ओपन चैलेंज भी दिया कि किसी में भी दम है तो मीडिया के सामने आकर उन्हें फ्रॉड साबित करके दिखा दे। मगर कोई नहीं आया। खैर ये तो हुई अशनीर सर की कहानी, मगर किसी की कहानी जान के क्या फायदा अगर हम उससे कोई सीख ही ना ले। हमारे अशनीर भाई ने हमारे इस काम को आसान कर दिया है। उन्होंने खुद ही ये पॉइंट आउट कर दिया है कि वो क्या चीजें थी जो उन्हें ऊपर लेकर गई और क्या गलतियां थी जो उन्हें नीचे खींच लाई। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वो क्या चीजें थी जो अशनीर के लिए सही साबित हुई। पहला, बर्निंग डिजायर। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए अंदर एक आग होना बहुत जरूरी है और ये तभी आता है जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग हो, मतलब कि आप उसे क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आप क्लियर हो। एक सिंपल एग्जांपल में आप एक आदमी को इधर से उधर भागने को कहिए, क्या लगता है आपको कितनी तेज भागेगा वो? अब उसके पीछे एक कुत्ता छोड़ दीजिए और फिर उसकी स्पीड देखिए। पहले केस में उसे बस बताया गया है कि उसे भागना है, क्यों भागना है उसे किसी ने नहीं बताया। लेकिन सेकंड केस में उसे पता है कि उसे क्यों भागना है। अगर वो तेज नहीं भागा तो 14 इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। अशनीर के अंदर भी ऐसी ही एक आग थी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स की पाकिस्तान में काफी जमीन थी, मगर जब वो सब पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आए तो उन्हें सब कुछ फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। ये बात कहीं ना कहीं अशनीर को हमेशा पुश करती थी कि उन्हें कुछ बड़ा करना है ताकि ये जो इनजस्टिस उनकी फैमिली के साथ हुआ वो उसे सुधार सके।
दूसरा पॉइंट, जॉब्स वॉन्ट मेक यू रिच। दोस्तों हमारे अशनीर भाई का कहना है नौकरी करके आज तक कोई रईस नहीं बना, क्योंकि जॉब में एक इंसान की एक फिक्स्ड सैलरी होती है। वो जितना भी मेहनत करे उसे उस सैलरी से ज्यादा नहीं मिलता, और इसीलिए जॉब से बहुत कम लोग ही अमीर हो पाते हैं और मैक्सिमम लोग बस सर्वाइव करते हैं, क्योंकि हर साल सैलरी इन्फ्लेशन से थोड़ा ज्यादा ही बढ़ती है, जो बस सर्वाइवल के लिए काफी होती है। इसके अपने फायदे भी हैं, क्योंकि सैलरी फिक्स्ड है तो मतलब हर महीने की शुरुआत में आपके हाथ में एक चेक होगा, जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस चलाना है तो आपको ये हर महीने के रेगुलर इनकम की लालच को छोड़ना होगा। कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कड़ी मेहनत के बावजूद आपको मुनाफे की जगह सिर्फ घाटा हो, लेकिन अगर आपकी बिजनेस सक्सेसफुल हो गई तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा पॉइंट, बाउ बिफोर अदर सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों हमारे देश में बहुत माँ बाप अपने बच्चों को ये हिदायत देते हैं कि अपने से ज्यादा अमीर लोगों के साथ ज्यादा वक्त ना बिताएं, इस डर से कि बच्चे के मन में कहीं कॉम्प्लेक्स ना हो जाए और वो बिगड़ ना जाए, घर में आके बिना वजह की बड़ी बड़ी डिमांड्स न करने लगे। लेकिन अशनीर भाई कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है कि एक इंसान खुद से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताए, जिन्होंने जिंदगी में उससे कुछ ज्यादा हासिल किया है। तभी उसको अंदाजा होगा कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है और सक्सेस का स्वाद कैसा है। तो अगली बार जब कोई अमीर आदमी आपको अपने घर बुलाए तो जाइएगा जरूर, ऑब्जर्व कीजिएगा उसके लाइफस्टाइल, उसके माइंडसेट को देखिएगा और देखना आपके दिल में अपने आप ख्वाहिशें और कुछ बड़ा करने की आग जाग उठेगी। इनफैक्ट अशनीर का खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए झुकाव तब बढ़ा जब उन्होंने माधुरी की बिजनेस फैमिली और अपनी सर्विस फैमिली के बीच का डिफरेंस देखा। उनकी पत्नी माधुरी बनिया परिवार से थी, जहां सबके सब बिजनेस करते थे, जबकि अशनीर की फैमिली में सब नौकरी करते थे। उन्होंने दोनों परिवारों की मेंटालिटी और लाइफस्टाइल का डिफरेंस देखा और तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर अमीर बनना है तो वो तो जॉब से नहीं होने वाली। उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपना कदम बढ़ाया। चौथा पॉइंट, लीडर बने, वन मैन आर्मी नहीं। अशनीर भाई कहते हैं कि अकेले कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। दोस्तों हमें हमारे एजुकेशन से और हमारी फैमिली लर्निंग से हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, खुद मेहनत करनी चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। मगर दोस्तों दुनिया का सच तो ये है कि जो भी बड़ा बनता है उस हर आदमी के पीछे एक डेडिकेटेड टीम भी होती है। इनफैक्ट एक नॉर्मल आदमी भी जब काफी काम के प्रेशर में होता है तो वो कुक रख लेता है, मेड रख लेता है, ड्राइवर रख लेता है, ताकि उसे इन सब छोटी छोटी चीजों में अपना दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े और वो बस अपने काम पर फोकस कर सके। बिजनेस में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, उसमें ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आपको खुद करने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए एक टीम का होना बहुत जरूरी है जिसमें आप काम डेलीगेट कर सकें। आप यूट्यूब के ही बड़े बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं, जैसे कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, टेक बर्नर या जितने भी यूट्यूबर्स जिनके मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो अकेले काम नहीं करते, उनके पास उनकी पूरी टीम होती है। शुरू शुरू में तो वो सब कुछ खुद करते हैं, मगर जब उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं तो उन्हें टीम्स की जरूरत पड़ती है, ताकि वो खुद कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सकें और बाकी के काम जैसे एडिटिंग, रिसर्च, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांड डील मैनेजमेंट, मार्केटिंग वगैरह वगैरह जैसी चीजों को अपनी टीम से करवा सके। अगर वो खुद ये सारे काम करने बैठे तो जो वीडियो 3 दिन में बनती है उसको बनाने में शायद 30 दिन लगे और क्वालिटी भी खराब होगी। इसीलिए दोस्तों टीम रखिए और कामों को डेलीगेट कीजिए। दोस्तों अब देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो अशनीर भाई से हुई जिससे वो हमें आगाह करते हैं। पहला, रियल गेम इज बिटवीन फाउंडर एंड कस्टमर। दोस्तों बिजनेस चलाने का सबसे बड़ा मूल सूत्र ये है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में सबसे अहम खिलाड़ी हैं आप और आपका कस्टमर। आप एक प्रोडक्ट या सोल्यूशन कस्टमर को देते हैं और कस्टमर आपको इसके बदले में पैसे देता है। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे कि आपका को फाउंडर, आपके एम्प्लॉयज, आपके इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स, थर्ड पार्टीज वगैरह वगैरह, ये सब आपके और आपके कस्टमर्स के बीच खड़े होते हैं। जब तक किसी भी कस्टमर की पेमेंट आप तक पहुंचती है तो बीच में खड़े ये सारे लोग पेमेंट के थोड़े थोड़े टुकड़े खाते रहते हैं, मगर वो प्रोडक्ट और सोल्यूशन की जिम्मेदारी अभी भी आप ही की है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इन बीच के लोगों को चुनने से पहले आप अपने आप से ये 3 सवाल पूछें। पहला, क्या आप इन बीच में खड़े लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं? क्या उनके आपके पेमेंट में से कुछ टुकड़ा ले जाने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? क्या उनके पेमेंट में से हिस्सा ले जाने के बाद जो बचता है आप उसे पाकर खुश हैं? इन सवालों के जवाब तय करने के बाद ही आप इन सबको साथ लेकर चलने का निर्णय करें। दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टर इज नॉट गॉड। दोस्तों धंधे की किताबों में फाउंडर की असली चौड़ और उसकी असली औकात इस बात से तय होती है कि उसका धंधा कितना प्रॉफिट कमा के देता है, मगर आजकल की दुनिया में लोग वैल्यूएशन को मुख्य पैरामीटर समझ लेते हैं। जिसके धंधे की ज्यादा वैल्यूएशन उसके धंधे की उतनी ही ज्यादा औकात। अब इस वैल्यूएशन को बढ़ाने की दौड़ में फाउंडर्स हमेशा 2 गलती कर बैठते हैं। पहला ये कि वो इन्वेस्टर को भगवान बना लेते हैं, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन तो वही तय करता है, और दूसरी ये कि वो इस चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि असली खेल उनके और कस्टमर के बीच है। कस्टमर भगवान होता है और उसके होने से ही धंधा बनता है। इन्वेस्टर तो बस एक दूसरे वेंडर की तरह है। जिस तरह एक वेंडर आपको टेक्नोलॉजी बेचता है, लेबर देता है, उसी तरह एक इन्वेस्टर आपको पैसे देता है कंपनी में लगाने के लिए, और वो भी मुफ्त में नहीं। उसके बदले में वो अपनी शेयर भी पूरी की पूरी लेता है, और कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए तो मीटिंग्स में आकर गालियां भी सुनाता है। मगर उसको भगवान का दर्जा देना एक बहुत बड़ी गलती होती है। यही सबसे बड़ी गलती अशनीर ने भी की। इन्वेस्टर को खुश रखने के चक्कर में उन्होंने अपनी
अपनी पत्नी को, जिसने उस कंपनी में अपना खून पसीना लगाया था, उन्हें बोर्ड में सीट नहीं दी। तीसरा पॉइंट, गिव योर फैमिली मेंबर्स बोर्ड सीट्स। दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर में जब बच्चे 18 के हो जाते हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकें। फाइनेंशियली अब वो सिर्फ अपने दम पर जीते हैं, मगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ फैमिली के नाम का अपना एक अलग रुतबा होता है। फैमिली के साथ रहने में एक अलग गर्व महसूस होता है। बिजनेस में भी हमारे देश में 99% प्रॉफिटेबल बिजनेस फैमिलीज के द्वारा चलाई हुई होती है। बिजनेस के उस्ताद बनिया लोग भी धंधा फैमिली के साथ ही चलाते हैं और हिसाब किताब में भी बिल्कुल पक्के रहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि धंधे का दिन चाहे अच्छा हो या बुरा, फैमिली कभी साथ नहीं छोड़ती। आपकी फैमिली आपके लिए जितना रिस्क लेगी वो शायद ही इस दुनिया में कोई दूसरा लेगा, क्योंकि फैमिली के अलावा जो दूसरे लोग आएंगे वो सिर्फ अपना मुनाफा देख के आएंगे। इसीलिए अशनीर भाई भी कहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी कंपनी में बोर्ड की सीट जरूर दें, चाहे वो कोई भी हो, आपके पिता, आपकी माँ, भाई बहन या आपका लाइफ पार्टनर। फाउंडर होने के नाते ये आपका पूरा हक है कि आप उसे बोर्ड की सीट दें, क्योंकि वो आपकी फैमिली है। आपके सक्सेस में वो जितने खुश होंगे, आपके फेलियर से उन्हें उतनी ही तकलीफ होगी। इसीलिए वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर अशनीर भी वक्त रहते माधुरी को एक बोर्ड की सीट दे देते तो शायद उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करने की किसी में ताकत नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। वो चीजें जो अशनीर के लिए पॉजिटिव रही। बर्निंग डिजायर, जो भी काम करो उसके पीछे आपका वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब आप वो काम क्यों कर रहे हैं और आपको उससे क्या हासिल करना है। जॉब वॉन्ट मेक यू रिच, नौकरी आपको अमीर नहीं बनाता, मगर सर्वाइवल के लिए हर महीने की शुरुआत में आपके हाथ में एक चेक जरूर पकड़ा देता है। जबकि बिजनेस में आपका रेगुलर इनकम नहीं होता, मगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो पैसों की कोई कमी नहीं होती। बाउ बिफोर अदर सक्सेसफुल पीपल, खुद से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताएं, तभी आपके दिमाग में अपने आप सवाल उठेंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बी अ लीडर, नॉट अ वन मैन आर्मी। हर काम खुद से करना जरूरी नहीं होता। टीम बनाइए और छोटे छोटे कामों को अपनी टीम से करवाइए और अपना खुद का टाइम बिगर डिसीजंस के लिए बचाइए। वो काम जो अशनीर के लिए नेगेटिव साबित हुई। रियल गेम इज बिटवीन फाउंडर एंड कस्टमर। उसके अलावा जितने भी लोग हैं, सोच समझ के फैसला कीजिए कि उन्हें आपको साथ लेकर चलना है या नहीं। इन्वेस्टर इज नॉट गॉड। वैल्यूएशन के चक्कर में इन्वेस्टर को भगवान मत बनाइए। कस्टमर भगवान होता है, इन्वेस्टर तो बस एक दूसरा वेंडर होता है। एड योर फैमिली मेंबर्स एज बोर्ड मेंबर्स। अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी कंपनी में बोर्ड सीट जरूर दिलाएं, क्योंकि वही आपके बुरे वक्त में आपके लिए सबसे वफादार साबित होंगे। समय समाप्ति की घोषणा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और आप भी कभी किसी के दोगलापन के शिकार में नहीं आएंगे। और अगर वीडियो वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।